एक बार फिर से जस्ट रिवाइज करेंगे वेक्टर को, है ना। आइए, तो वेक्टर की शुरुआत कहां से होता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर की शुरुआत कहां से होगा? फिजिकल क्वांटिटी से, है ना, फिजिकल क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहीं से फिजिक्स की ही शुरुआत होता है ना। तो बताइए फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? आप फिजिकल क्वांटिटी से क्या समझते हो? सिर्फ टर्म जो है फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब जिस, फिर से, हाँ, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं ना। तो ऐसी भी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। दो बातें ना, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं फिजिकल है, तो क्या ऐसी भी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते? होना चाहिए ना, जिसको हम नॉन फिजिकल बोलेंगे ना। एग्जाम्पल कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आपका इमोशन बेस्ड क्वांटिटी है ना, जो भी आपका इमोशन बेस्ड क्वांटिटी है, जैसे हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, है ना, ये सब को आप मेजर नहीं कर सकते। पर ये सारी बातें तो ठीक है, पर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बात करें, आप बोले ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं, तो क्वांटिटी से यहां क्या मतलब है? फिजिक्स में क्वांटिटी से क्या मतलब है? एक तो जनरल लाइफ में हम लोग क्वांटिटी का मतलब समझते हैं, क्वांटिटी में जैसे अभी आप मेरे पास पूछा जाए कितना पेन है, तो हम बोलेंगे मेरी पेन की क्वांटिटी 1 है। ऐसा क्वांटिटी मतलब नंबर से हम लोग समझते हैं, या अमाउंट से समझते हैं, उसको क्वांटिटी बोलते हैं। पर फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब या फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? आंसर है फिजिकल फेनोमेनन। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है फेनोमेना। जो भी नेचुरल फेनोमेनन है, नेचुरल बोलो, अब आपको लगेगा आर्टिफिशियल, नहीं, नेचुरल ही है। जैसे गाड़ी का चलना, तो मोशन नेचुरल ही है। आप गाड़ी चला रहे तो आर्टिफिशियल नहीं हुआ, मोशन जो है एक नेचुरल फेनोमेनन ही है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का जो आइडिया है ना, फिजिक्स का जो आइडिया है वो पूरा आइडिया ही है, फिजिक्स का पूरा आइडिया ही है नेचर की अलग अलग फेनोमेनन को स्टडी करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिजिक्स की पूरी आइडिया क्या है? नेचुरल फेनोमेनन को स्टडी करना। तो उसके लिए हमको क्वांटिटी बनाना पड़ा। जैसे समझो, जैसे आप मानो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है किसी को, तो उसको अर्थ का मोशन पढ़ना है। तब मोशन को अच्छे से समझाने के लिए, जैसे कोई समझ गया हाँ अर्थ ऐसा ऐसा मोशन करता है, अब दूसरे को समझाना है, उसको समझाने के लिए उसने कुछ नाम रखा कि हाँ मूविंग होगा, मूविंग साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ये चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोला करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। पर फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है क्या? वो है एक फेनोमेनन। क्या फेनोमेनन? एक ना इंसिडेंस है। क्या इंसिडेंस है? कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो पोजीशन चेंज करना है, एक इंसिडेंट है ना, एक फेनोमेना है। इसी फेनोमेना का हमारा नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, ऐसा ऐसा टाइम की वैल्यू भी बढ़ते चला गया। टाइम भी बढ़ा, यहाँ t इक्वल टू 0 था, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ। तो टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ, इसी को वेलोसिटी नाम रख दिए। कहना यह है कि जो भी आप क्वांटिटी सुने फिजिक्स में, जो भी आप पढ़ते हो वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, जो भी है। पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये सब एक फेनोमेना ही है। सब एक क्या है? फेनोमेना ही है। बात समझ पा रहे हैं? कोई बॉडी में आपने कुछ एफर्ट किया, बॉडी मूव करने लग गया, समझ पा रहे हैं? उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया। कोई बॉडी था, मान लो कोई बॉडी था, ये रेस्ट में था, आपने कुछ एफर्ट किया, आपने कुछ एफर्ट किया मतलब इसमें कुछ ऐसा फोर्स जैसा कुछ लगाया, अब ये मूव करने लग गया, बॉडी मूव करने लग गया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 से लेकर मान लो कुछ हो गया 5 हो गया,
और इसमें टाइम लगा 1 सेकेंड, तब इस फेनोमेनन को हमने एक्सेलरेशन बोल दिया कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ पा रहे हैं? पर ये क्या है, क्या ये कोई क्वांटिटी, मतलब आप अगर उस तरीके सोचेंगे डे बाय डे लाइफ का क्वांटिटी, डे बाय डे लाइफ में क्वांटिटी का मतलब क्या समझते हैं? अमाउंट से। अमाउंट मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो यह एक्सेलरेशन कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल ऑब्जेक्ट में अंतर है। बात समझ पा रहे हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप टच करके महसूस कर रहे हैं उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो क्या एक्सेलरेशन कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कुछ फेनोमेनन, कुछ फेनोमेनन। तो जिस फेनोमेनन को हम मेजर कर सकते हैं उसको बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अब ये जो फेनोमेनन को मेजर करेंगे ये 3 टाइप का होगा। ये बेसिकली 3 टाइप का होगा। एक का नाम हम लोग रखे वेक्टर। इस बात को फिर से आप लोग पढ़ेंगे कब? यूनिट डायमेंशन में। अभी हम लोग वेक्टर देख रहे हैं। एक का नाम रखे हम लोग स्केलर, और एक होता है प्योर रेशियो। फिजिक्स में जितनी भी फेनोमेनन हो रहा है, जितनी भी फेनोमेनन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो यही 3 टाइप का होगा। ठीक है? वेक्टर हम लोग जानते हैं, वेक्टर मतलब ऐसी फेनोमेनन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, देखिए फिजिक्स हमेशा स्टोरी टेलिंग की तरह चलता है। कोई किसी को बता रहा है, ऐसा ही समझे। जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़े या फिजिक्स को पढ़े तो ऐसा समझे एक कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर का ही नाम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके अपने छोटे बच्चे को स्टोरी बता रहा है। अ कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है कार, वो मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो उसने देखा कि हर सेकेंड उसकी पोजीशन 30 मीटर से चेंज हो रहा है। तो वो बच्चे को ये बता रहा है। हम जानते हैं ना, ऑब्जर्वर बदलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा तो वैल्यू बदल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये फिजिक्स इसी तरीके से चलता है, स्टोरी टेलिंग की तरह। तो जो कुछ फेनोमेनन है वो प्योर रेशियो है। प्योर रेशियो मतलब जैसे एग्जांपल याद कीजिए, 10th में पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सिंबल एन बनाए थे हम लोग, एनसीईआरटी एन बनाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कुछ याद आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम हो। तो वैक्यूम को सी लिखते थे और किसी भी मीडियम में स्पीड को भी लिखते। ये क्या है ना, ये प्योर रेशियो है ना, ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, कुछ नहीं है, ये एक प्योर रेशियो है। दो क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया किसी पर्पस के लिए। ठीक है? अब इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। समझ पा रहे हैं? तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो क्या दुनिया का हर क्वांटिटी जो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, वो प्योर रेशियो होता है? आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। पर कुछ क्वांटिटी जो प्योर रेशियो है उसको स्केलर वेक्टर से कोई मतलब नहीं। जैसे एक और मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी मैं 11 12 को टच ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10 तक की बातों को टच कर रहा हूं। एक टर्म होता है, आप पढ़े होंगे, रिलेटिव डेंसिटी, है ना? एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, यही इसी कंसेप्ट पे 11 12 में पढ़े, 12 में पढ़े रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, अलग अलग रिलेटिव वर्ड पढ़े। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था? किसी भी मटेरियल की डेंसिटी बाय वाटर की डेंसिटी। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था इलेक्ट्रिसिटी में? किसी मीडियम की परमिटिविटी बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। मैग्नेटिक में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव परमिबिलिटी, किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी बाय फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। ये हो जाता था म्यू आर। कुछ याद आया? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे एप्सिलॉन आर। रिलेटिव इसका हो जाता था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ कोई मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बातें करेंगे, वाटर 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसर होता है। ठीक है?
तो ये क्या है, ये एक प्योर रेशियो है, ये फिर से यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो प्योर रेशियो मैक्सिमम यूनिटलेस और डायमेंशनलेस ही होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ये सब भी इसका एग्जांपल है। बताओ म्यू आर का यूनिट क्या होता है? कुछ भी यूनिट नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। डायमेंशन, कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। ये सब क्या है? क्या ये आपसे बोलेगा ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये स्केलर है या वेक्टर है? तो आप क्या बोलेंगे? ना ये स्केलर है ना ये वेक्टर, ये एक प्योर रेशियो है, मैथमेटिकल रेशियो है ना? क्या बातें समझ पा रहे हैं? एक क्वांटिटी क्लियर है? हम लोग 2-3 बातें अभी तक की है। एक बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, ये बोल देना तो ठीक है, 9th में हम लोग याद करते हैं ना, या 11th में जब जस्ट हम लोग 10th करके आते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। पर क्वांटिटी का मीनिंग क्लियर है ना? क्वांटिटी का मीनिंग है नेचुरल फेनोमेना। अब नेचुरल फेनोमेना का मतलब छोटे बच्चे की तरह नहीं समझेंगे बारिश होना ही नेचुरल फेनोमेना है। बात समझ पा रहे हैं? जो भी फेनोमेनन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये समहाउ नेचुरल ही है। किसी चीज का चलना, तो मोशन क्या एक नेचुरल फेनोमेना है। तो हाँ, उसका जो कॉज है वो हो सकता है आप आर्टिफिशियली उस पर फोर्स लगाए हो, पर मूव तो किया। और वो एक रिप्लिका है। रिप्लिका मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि अर्थ घूमता है, यानी मोशन को नेचर में हम ऑब्जर्व किए, फिर उसी को देखकर हम सीखे। जैसे हमने नेचर में ऑब्जर्व किया कि बर्ड उड़ता है, उड़ती है जो भी है, तो उसको देखकर हम रिप्लिका अपना एरोप्लेन बना दिए। तो एरोप्लेन का चलना आप बोलोगे आर्टिफिशियल है, हाँ वो मैन मेड है, पर वो आया कहां से? किसी नेचुरल फेनोमेनन से ही तो आया। इसीलिए उड़ना, चलना, फिरना जो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं वो समहाउ नेचुरल फेनोमेनन है। हम उससे कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसका रेप्लिका बना देते हैं अपना यूज करने के लिए। तो जो भी नेचुरल फेनोमेना है और उसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब क्या है? यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सिंपल सा। मेजर करने का मतलब सिर्फ तौलना नहीं, बहुत चीज को मेजर नहीं है, ऐसा वजन करना अलग चीज है। वजन करना मतलब वो तो सिर्फ मास को मेजर करेंगे, तो टाइम को आप थोड़ा ऐसा वजन करोगे, टाइम को तो आप दूसरे तरीके से मेजर करेंगे। तो मेजर करने का मतलब हुआ जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई वैल्यू दे सकते हैं, उसका मतलब हुआ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्लियर है? मेजरमेंट का मतलब जिसकी कोई वैल्यू दे सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं दे सकते वो मेजर नहीं हुआ, वो हो गया नॉन फिजिकल। जैसे इमोशन बेस्ड हो गया आपका। फ्रेंडशिप का कोई वैल्यू नहीं दे सकते, रेटिंग नहीं कर सकते। बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिया, 2 यहां मिटा दे रहा हूं। एक क्वांटिटी तो समझ गए, प्योर रेशियो। अब स्केलर किसको बोले? तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू देने से काम चल गया। जब उसको हम मेजर किए तो हमें सिर्फ वैल्यू दिए, और उस वैल्यू के लिए फिजिक्स में एक वर्ड बना जिसका नाम क्या है? मैग्नीट्यूड। बात समझ पा रहे हैं? तो हम बोलेंगे स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन हो सकता है। जैसे आप बोल दिए एक राइस इज ए 5 kg, 5 kg राइस है, तो कहीं पे दिक्कत नहीं है। अब आप वो सारा चीज जो आपको जरूरत था जान गए। पर अगर आपसे कोई बोले कि फोर्स 2 न्यूटन है, तो वो सारा प्रॉपर्टी नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये मान लो एक मार्कर है, मान लो इसको मुझे उठाना है, उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो इस फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है। जस्ट सपोज कीजिए इस पेन को उठाने के लिए मुझे 2 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि अप्लाई 2 न्यूटन फोर्स ऑन ए पेन, ये स्टेटमेंट पूरा कैरेक्टर सही नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो, मैं 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ, क्या ये लिफ्ट हो पाएगा, उठेगा क्या? नहीं। मैं 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाए, उठेगा क्या? नहीं। तो जब तक आप किसी को ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अप्लाई 2 न्यूटन फोर्स ऑन ए पेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब तक वो इंफॉर्मेशन 100% अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दे पाएगा। कैरेक्टरिस्टिक देने का मतलब वो अपना जिस चीज के लिए बताया उसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा। जब तक 2 न्यूटन ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे लिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ 2 न्यूटन बताने से फायदा नहीं होगा। क्लियर है? तो कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसकी मेजरमेंट 2 चीजों में करते हैं। मेजरमेंट ही कर रहे हैं पर 2 चीजों में, एक डायरेक्शन में
और एक वैल्यू में। बात समझ पा रहे हैं? और ऐसी क्वांटिटी का क्या क्या नाम है? वेक्टर। हम सभी जानते हैं। तो वेक्टर को बोल देंगे बोथ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना हमें कोई सब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, है ना, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर और वो स्केलर। पर क्या यहीं पे कहानी खत्म है? आंसर नहीं। अगर यहीं पे कहानी खत्म होता तो ये पूरा चैप्टर ही नहीं बनता। ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। एक क्वेश्चन हर साल अपनी नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, और मैथ में याद करो, जिनका मैथ होगा, मैथ में वेक्टर करके एक बुक ही है, मतलब एक चैप्टर है ना मैथ में, वेक्टर 3D वेक्टर अलजेब्रा ऐसा करके है। तो अब इतना क्या है? तो अंतर यह है कि स्केलर जो है ना उसको एक सिंपल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 2 kg मास प्लस 3 kg मास इक्वल टू 5 kg मास, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, यानी उसका जो भी ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर मतलब ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और 11-12 में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, 6 ऑपरेटर जनरली हम लोग बोलते हैं। ये सारा ऑपरेटर जो इसका रहेगा वो सिंपल अलजेब्रा वाला रहेगा। इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, बिहेव एज सिंपल नंबर। सिंपल नंबर की तरह ये बिहेव करेगा, है ना। फॉलो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का सिंपल रूल फॉलो करेगा। जैसे 2 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 4 kg, है ना। यानी 2 + 2 4 हो गया, यानी यहां 2 + 2 जोड़े 4 हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है, डायरेक्शन आने से क्या प्रॉब्लम हो गया? ये वेक्टर की तरह, मतलब सिंपल नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहां 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है, और 0 और 4 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। यानी इसके लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब सिंपल रूल से नहीं चलेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फॉलो वेक्टर लॉ। इसका अलग से लॉ ही है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका वेक्टर का अलग से लॉ होगा एडिशन का। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मल्टीप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे वहां पे भी एक अलग ही झमेला है इनका। बोलेगा हम डॉट प्रोडक्ट अलग रूल, क्रॉस प्रोडक्ट अलग रूल, यानी मल्टीप्लाई करने का भी यहां 2 अलग रूल है। बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, डिवीजन रूल ऑफ वेक्टर ऐसा कभी पढ़े आप? क्या ऐसा कभी पढ़े, सुने? नहीं ना। क्यों नहीं सुने? क्योंकि अलाउ नहीं है, 2 वेक्टर को डिवाइड करना अलाउ नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो यहीं पे मेंशन कर देंगे, ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। मैं ऐसा लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट अलाउड। 2 वेक्टर को डिवाइड करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो सारी ऐसी क्वांटिटी, वो सारी ऐसी क्वांटिटी, यानी वो सभी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, जो वेक्टर की रूल ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करे, जो कभी भी 2 वेक्टर डिवाइड नहीं हो, इन सभी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। और वो सारी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और सिंपल तरीके से ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाए, उसका नाम स्केलर हो गया। और कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसमें ये झमेला ही नहीं है, वो एक सिंपल रेशियो है, उसको स्केलर वेक्टर में रखे ही नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वांटिटी है करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना।
तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होता है या नहीं, कुछ वैल्यू असाइन करते हो, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, वैल्यू असाइन करने के लिए हमने एक डिवाइस ही बना दिया अमीटर, उसका काम ही है दिन भर वैल्यू असाइन करते रहेगा जितना वैल्यू चाहिए। तो उसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन होता है नहीं होता है करंट का, होता है ना, कौन सी डायरेक्शन होता है, अभी 12 की है तो आप लोग करंट की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, पर कौन सा चार्ज, चार्ज तो दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन फ्लो होता है वो करंट का डायरेक्शन है, या इसको बोल सकते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज। बात समझ पा रहे हैं, यानी ये बातें तो क्लियर है, करंट हैज, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है, क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है? और भी देखो बहुत सारे क्वांटिटी हम बताते हैं, जैसे प्रेशर, प्रेशर में वैल्यू होता ही है और डायरेक्शन भी तो होता है, इधर प्रेशर लग रहा है इधर प्रेशर लग रहा है, पर क्या वो वेक्टर है? नहीं, समझ पा रहे, करंट भी वेक्टर नहीं है, प्रेशर भी वेक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ यहीं पे लाइन खत्म नहीं हुआ, दूसरा लाइन भी तो है, इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, और ऐसी क्वांटिटी जो खुद डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब उसको वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बातें समझ पा रहे हैं? कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे ऊपर भी वेक्टर है नीचे भी वेक्टर है, मल्टीप्लाई करता हुआ पढ़ेंगे जैसे, लेकिन डिवाइड करता हुआ नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन अलाउ नहीं है। तो करंट, प्रेशर, ये सब में क्या गलत है, वेक्टर क्यों नहीं है? कुछ आइडिया लगा? यस, करंट या प्रेशर ये सब वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि वो फॉलो नहीं करता है, क्या नहीं फॉलो करता है? वेक्टर के लॉ को, सिंपल सा, और अच्छे से बताना बता सकते हैं उसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंपल, उसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, पर वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो नहीं है। ठीक है, यहां तक लिखिए, उसके नीचे एक लाइन नोट करके लिख लेंगे हम लोग नोट करके लिख लेंगे, some quantity have both direction as well as magnitude, some quantity have both direction as well as magnitude, but they do not follow rule of vector, they do not follow rule of vector। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है पर वो वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है, और वो कोई रेशियो भी नहीं है, तो बचा क्या, स्केलर। तो उसको हम सिंपली अपनी सिलेबस में स्केलर बोलेंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा टेंसर, उसका नाम हो जाएगा टेंसर। पर 11-12 में टेंसर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। जैसे याद कीजिए 12 में हम लोग पढ़े थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क अपनी कंसेप्ट में नहीं था, थोड़ा बहुत टीचर बताए होंगे आपको कि प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बनता है, आप क्वार्क डाउन क्वार्क ऐसा होता है। फिर क्वार्क भी 4 टाइप का होता है, पर अपनी में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 2 ही क्वार्क होता है, और डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, ये सब उसमें यूज नहीं होता है। तो अपनी सिलेबस 11-12 में बहुत सारी चीजें अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जैसे 10 तक में बहुत चीजें नहीं आया था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, 11-12 में नई नई क्वांटिटी सीखे, 12 के बाद जैसे ही आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो और कई क्वांटिटी नया नया सीखेंगे, तो उसी में से एक क्वांटिटी सीखेंगे टेंसर। आप लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि आप मेडिसिन स्टूडेंट है, तो आप तो पैरासीटामोल सीखेंगे, टेंसर कहां से सीखेंगे। पर हम ये समझेंगे कि 11-12 के लेवल पे जो भी क्वांटिटी प्योर रेशियो नहीं है, प्योर वेक्टर नहीं है, वो सब क्या है, स्केलर। अपनी सिलेबस में सब स्केलर है, तो उसी में कंटिन्यू कर लीजिए, फुल स्टॉप करके लिखिए, those quantity are simply scalar, simple, those quantity are, या these quantity ऐसा लिख लो, these quantity are simply scalar, these quantity are simply scalar। तो ये सारी क्वांटिटी हमारे लिए सिंपली एक स्केलर है
है ना। आप देखेंगे, आप अगर वीडियो वगैरह देखते होंगे कभी, कुछ ऑनलाइन ये सब पढ़ लिए, तो कई टीचर आपको टेंसर वर्ड बोलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं कि ये क्या है। अपनी सिलेबस में कोई मतलब नहीं टेंसर का, ऐसी ही क्वांटिटी होता है जिसका देखिए टेंसर किसको बोलते हैं ना, इसको थोड़ा आप अगर समझना है समझ लीजिए। एक हिंदी में कहावत है, एलिफेंट जो होता है हाथी, उसका बोलता है खाने का दांत अलग होता है, दिखाने का दांत अलग होता है। ऐसे सुने? खाने का दांत अलग, दिखाने का दांत अलग। मतलब है तो पर किसी काम का नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात? तो करेंट या प्रेशर ये सब क्या है ना, उसकी डायरेक्शन तो है, पर वो कोई काम का डायरेक्शन नहीं है। कोई काम का डायरेक्शन मतलब आप दो करंट को लें, एक करंट इधर से आया, एक करंट इधर से आया, मान लो 2 एम्पियर 3 एम्पियर। अब दोनों मिलेगा तो 5 एम्पियर बनाएगा। अब इसकी डायरेक्शन बदल दो, 2 एम्पियर इधर से लेकर आओ और 2 एम्पियर ऊपर से लेकर आओ, तब भी ये मिलेगा तो कितना बनाएगा? 5 एम्पियर ही। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी उसकी डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किधर से भी आए वो वैल्यू इंपैक्ट वही देगा। जैसे एक बल्ब है, मान लो उसको इधर से करंट सप्लाई करो तब भी वैसा ही जलेगा, इधर से करो तब भी वैसा ही जलेगा। यानी उसकी डायरेक्शन कोई रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं देता है, पर फोर्स के साथ नहीं है ऐसा। अगर ये बॉडी है, इसमें इधर से फोर्स लगाओ तो अलग इंपैक्ट दिखाएगा, उधर से लगाओगे अलग, नीचे से लगाओगे अलग, ऊपर से लगाओगे तो अलग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फोर्स की डायरेक्शन उसकी इंड रिजल्ट पे इंपैक्ट दिखाता है, पर करंट की रिजल्ट कोई काम का नहीं है। वही वाली बात है कि उसको दिखाने का तो डायरेक्शन है, पर वो कोई रिजल्ट में अंतर नहीं लाता है। क्लियर है मेरी बातें? इसीलिए उसको स्केलर मतलब नहीं बोलकर, स्केलर के पास तो होता ही नहीं है, और उसके पास है पर कोई काम का नहीं, तो उसके लिए एक टर्म बना दिए टेंसर। पर इतनी चीजें अभी हमें जरूरत नहीं है समझना, हमारे लिए अभी वो स्केलर है। अभी अगर अपनी सिलेबस में कहीं भी मेंशन हो, आप स्केलर बोलेंगे तो 100% सही आपके लिए। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद हम लोगों को समझना क्या है? समझना यह है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तो रिप्रेजेंट करने का हमने दो तरीका लिया। एक तरीका बनाया ग्राफिकल, एक बनाया सिंबॉलिक। ठीक है, तो देखिए, एक है ग्राफिकल, यानी ग्राफ पेपर में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा है सिंबॉलिक। दूसरा है सिंबॉलिक, उसे सिंबल कैसे उससे यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल तरीका में यूज होता है विथ हेल्प ऑफ एरो, एरो की मदद से। ठीक है, अब यहां पर एक एरो बनाएंगे। एरो में जो आगे में कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ लग रहा है, कलाकारी जो किया है, इसका नाम होता है हेड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हेड। और जो पीछे है इसका नाम हो जाएगा टेल। ठीक है, और हेड और टेल के बीच जो डिस्टेंस होगा, यानी इसकी जो लेंथ होगा, इसकी जो लेंथ होगा, यही लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। तो एक एरो जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, उस एरो की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, वही बताता है उसकी मैग्नीट्यूड। और उसका जो हेड है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन। वेक्टर में दोनों चीजें चाहिए, तो हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। बोलो टेल क्या रिप्रेजेंट करेगा? कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बस टेल टेल। बातें समझ पा रहे हैं? ओके। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो किसी भी सिंबल के ऊपर, यानी उसके टॉप में अगर हम एरो लगा देते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है वो वेक्टर है। इसमें करते हैं बाय पुटिंग एरो ऑन टॉप ऑफ सिंबल। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरा नाम मान क्यों लो है ही अभिषेक, तो मैं जैसे लिखा अभिषेक, ठीक है, और आप इसके ऊपर एक एरो लगा दिए, ये एरो इस चीज का रिप्रेजेंटेशन हुआ कि अभिषेक एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भी सिंबल के ऊपर अगर एरो लगा दिए इसका मतलब हुआ वो वेक्टर है। अब ये मतलब नहीं कि ये एरो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ये एरो से बिल्कुल अलग है, ये मत समझो। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इधर घूम जाऊं तो यही सिंबल को भी आप ऐसा घुमा देंगे, बोलेंगे अभिषेक उधर घूम गया तो उसका हेड वेक्टर ऐसा कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। एरो अब इधर रहे या उधर रहे, मतलब वेक्टर की क्वांटिटी इस डायरेक्शन रहे या इस डायरेक्शन रहे, एरो हमेशा इधर ही रहेगा। बातें समझ पा रहे हैं? जैसे लिखने का तरीका जो होता है ये सिंबॉलिक है ना, तो हम लोग जो सिंबल कैसे लिखते हैं, हम लोग वर्ड क्या एक सिंबल ही तो है, अल्फाबेट क्या एक सिंबल ही है ना, ए बी सी डी। हम लोग का लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा एरो इसमें हमेशा वैसा ही बनेगा। जैसे समझो कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है मानो F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और अगर ये दोनों फोर्स को मुझे वेक्टर दिखाना है कि F1 वेक्टर F2 वेक्टर है, तो ये इधर लग रहा है तब भी इसके ऊपर एरो इधर ही लगाएंगे, नीचे भले ही लग रहा है पर एरो लेफ्ट टू राइट ही होगा। समझ पा रहे हैं? तो एरो को उल्टा पुल्टा नहीं कर देगी, नहीं इसका एरो ऊपर से नीचे, ये एरो अलग है। हाँ यहां पे अलग अलग बदलना पड़ेगा क्योंकि यहां हेड डायरेक्शन दिखाता है, तो अगर वेक्टर अलग डायरेक्शन में तो उसका हेड भी अलग डायरेक्शन में करना पड़ेगा। वेक्टर की लंबाई, वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी लंबाई ज्यादा करना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा करना पड़ेगा, पर यहां पे वो नहीं, यहां सिर्फ हमें उसके टॉप पे एक वेक्टर को पुट कर देना है, एरो को एक पुट कर देना है बस, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर। जैसे मान लो मैंने x है, इसके ऊपर एक वेक्टर पुट कर दिया, एरो पुट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि x वेक्टर है, x इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पर इससे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा कि ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इसकी वैल्यू 10 है 20 है 50 है क्या है नहीं है, वो नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो जब तक बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दे आपको नहीं मिलेगा। बस ये जो टॉप पे एक एरो है इससे सिर्फ ये क्लियर होगा कि ये वेक्टर है, ये उसका सिंबल है। क्लियर है ना ये बातें? सिर्फ बेसिक बातें हम जानते हैं, बस एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से आप अपना नाम लिख देना, यहाँ पर मैं अपना नाम मिटा रहा हूं, आप अपना प्यारा प्यारा नाम लिखिए यहाँ पे और लिखिए मिस्टर मिसेज डैश इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, कोई नहीं, आप बुद्धिमान है, आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है देखो, नहीं लिखा हुआ है शायद। इसका देखिए आप लोग को याद होगा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखे, मतलब सीखे मतलब 11-12 में यूज किए थे। दो वेक्टर को कभी डिवाइड नहीं करना सीखे इसलिए कि अलाउ ही नहीं है, पर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके लिए क्या रूल है, या एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड करना होगा तो उसके लिए क्या रूल है। तो सिंपल रूल है कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये बातें समझ पाए? 2 न्यूटन फोर्स उसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10 न्यूटन हो जाएगा, पर उसका जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन रहेगा, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा उसकी मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं? तो एक हेडिंग बनाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर with scalar ब्रैकेट में लिख लीजिए रियल नंबर। जो बच्चे का मैथ होगा वो आप पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक होता है जहां पे इमेजिनरी नंबर आता है आयोटा करके, है ना, पर ठीक है अपनी सिलेबस में वो फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा जो भी स्केलर होगा वो रियल नंबर होगा हमेशा, यानी 2 4 5 -2 -3 ये सब होगा, ऐसा होगा।
तो इसमें लिख लीजिए क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बस यही पॉइंट लिखना, लिखिए व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा लिख लो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों बातें सही है, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, when we multiply or divide, when we multiply or divide any vector quantity with scalar ब्रैकेट में लिखिए नंबर, कोई भी नंबर है, ब्रैकेट में रियल नंबर या नंबर, हमारे लिए स्केलर क्या है, एक नंबर है, सिर्फ 5 kg था, हमारे लिए 5 है एक, विथ स्केलर, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन सेम, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन सेम, direction of vector remains same, and its magnitude changes, according to simple rule of multiplication or division, सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिया था सर पहले, सेव तो था ही ना सर पहले, यस जाऊं, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोड होगा, ठीक है, तो ये सब तो हम लोग नोट कर ही लिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उसके नीचे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल जैसे लिखो, वेलोसिटी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, अब आपको कभी इसका डबल करना है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डबल ऑफ वेलोसिटी, तो डबल का सिंपल मतलब होता है 2 टाइम्स, तो हम सीधा बोलेंगे वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू 30, अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड सिंपल रूल से कर दिए, पर डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, डायरेक्शन वही रखेंगे, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी आंसर होगा 60 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो बदला क्या, अगर आप डबल किए कभी जरूरत पड़ गया कहीं पे डबल करने का यानी मल्टीप्लाई करने का, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो मॉडिफाई हुआ, किस रूल से, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के रूल से, पर उसकी डायरेक्शन नहीं बदला। अगर यहीं पर मुझे जरूरत पड़ता हाफ ऑफ वेलोसिटी, मान लो ये तो इंफॉर्मेशन था, मुझे कभी जरूरत पड़ता हाफ ऑफ वेलोसिटी, तो मुझे पता है हाफ ऑफ वेलोसिटी का मतलब डिवाइड करना, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम करते 30/2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन वही रहता, डायरेक्शन विल नेवर चेंज, और आंसर हो जाता 15 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो उसकी मैग्नीट्यूड मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, है ना, पर उसमें कोई डायरेक्शन का चेंजेस नहीं होगा, समझ पा रहे हैं, तो उसको एक एग्जांपल में जगह दे दीजिए। आइए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने पे देखिए थोड़ी सी डायरेक्शन पे बातें करते हैं, सिंपल डायरेक्शन पे जो हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्शन अपने में बहुत लिखा रहेगा। देखो अगर एक सिंपल पहले डायरेक्शन की बातें करते हैं, जो बोलो जी, इस डायरेक्शन का नाम ईस्ट, इसका नाम
साउथ, मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं, नॉर्थ और वेस्ट। अगर कभी दोनों के बीच में गया तो क्या नाम बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, पर हमेशा यूज करते हैं ये पहले लेटर, नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, एन ई बोल रहे हैं। पर नॉर्थ ईस्ट कहां है? तो आंसर है या तो नॉर्थ से 45 डिग्री जाइए या ईस्ट से 45 डिग्री जाइए, क्योंकि हर एक के बीच एंगल 90 डिग्री का है। सेम इसी तरीके से बोलो, कभी ये डायरेक्शन बोलना हो, इसका मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना? तो साउथ ईस्ट का मतलब वो 45 डिग्री फ्रॉम साउथ टुवर्ड ईस्ट और 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड साउथ। सेम इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा साउथ वेस्ट, है ना? और इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सभी का मतलब है ये सारा एंगल 45 है। आप एक दो दिखा दीजिए। अब जैसे मैं आपको बोलूं या क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एक डायरेक्शन इंफॉर्मेशन गिवन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये डायरेक्शन मुझे दिखाना है, यह डायरेक्शन इमेजिन करना है। तो कैसे इमेजिन करेंगे? मुझे मालूम है ईस्ट, ईस्ट ये है, देखो ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से है कितना डिग्री? 30 डिग्री। किधर? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ से 30 नहीं लेंगे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ईस्ट से 30 डिग्री जाएंगे नॉर्थ की तरफ, ये है 30 डिग्री। कई बच्चे को यहां पे दिक्कत होता है, ये है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो? इसको बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ पा रहे हैं? इसको बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है ना? नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ गए हैं, है ना? तो ये ध्यान देंगे, उल्टा नहीं कर देंगे। कई बच्चों को पता नहीं क्यों कर 30 डिग्री नॉर्थ लिखा जाता है तो नॉर्थ से 30 डिग्री ले लेते। चलिए एक खुद से थोड़ा ट्राई करिए, तो एक नीचे लिखिए तो 50 डिग्री, एक खुद से नीचे ड्रॉ करिए तो 50 डिग्री, चलो वेस्ट ऑफ साउथ। पहले मुझे वेस्ट और साउथ तो बनाना ही पड़ेगा। नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, ये तो हो गया। क्वेश्चन है कि 50 डिग्री कहां से एंगल मेजर करें? साउथ से। हाँ, 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से 50 डिग्री मेजर करेंगे, यहां से 50 डिग्री एंगल पे जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये है 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर है ना? तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। देखो ये सब एकदम छोटी छोटी बातें हैं, पर ठीक है, हमें आनी चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जगह किया हुआ है। चलिए इसका हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर का, फिर एडिशन से तो न्यूमेरिकल बनना चालू हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप का है? तो देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर बोलो, जो भी समझना है समझो। ठीक है, इस सब का मीनिंग क्या होता है पहले समझो। फिजिक्स में टाइप का क्या मतलब? जैसे मैं आपसे पूछूं कितने टाइप का फोर्स होता है, बताइए कितने टाइप का फोर्स होता है? तो सिर्फ टाइप ऑफ फोर्स पूछे तो कितना भी नाम ले सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं? लेकिन आपसे कोई बोले किस बेसिस पे टाइप कर रहे हो, यानी क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस होता है। जैसे समझो ओरिजिन के बेसिस पर हम बोलते हैं फंडामेंटली फोर्स आर 4 टाइप्स। याद आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है?
अगर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बोलते हैं फोर्स आर टू टाइप्स, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। समझ पा रहे हैं? और भी कई टाइप से कर सकते हैं। फोर्स दो टाइप का होता है, रियल फोर्स और सूडो फोर्स, है ना? कुछ याद आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल सूडो, सेंट्रीपिटल रियल फोर्स। फिर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप का फोर्स पढ़ते हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपका स्टडी करना क्या है, किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके नाम पे कर सकते हैं। जैसे अपनी क्लासरूम है, इसको पूछे, अगर हमसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट बताओ, कितने टाइप का स्टूडेंट है, अब मैं ना उसको n तरीके से बता सकता हूं। एक तरीका ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हम बोल सकते हैं ओनली दो टाइप का स्टूडेंट है, गर्ल्स एंड बॉयज। बातें समझ पा रहे हैं? फिर मैं बता सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ आपका यूनिफॉर्म, दो टाइप के बच्चे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के यूनिफॉर्म में, कुछ इंस्टीट्यूट के यूनिफॉर्म में नहीं है। आगे ना सभी बच्चे का क्लासिफिकेशन हो गया, सेम बच्चा सेम क्लास, दो टाइप बन गया। फिर से मुझे बताना है, फिर मैं बताऊंगा दो टाइप के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो बुद्धिमान है चश्मा पहनते हैं, कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है चश्मा नहीं पहनते, है ना? ये भी एक हो गया टाइप। और भी हम बता सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही काम तो फोर्स में करते आए हैं। 2 साल में कितना टाइप का फोर्स पढ़ लिए अलग अलग तरीके से। सेम बातें वेक्टर में है, वेक्टर का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से करेंगे, है ना? तो हमें हर क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो एक तो हम लोग बोलेंगे सबसे बेसिक तरीका एक है कि वेक्टर दो टाइप का होता है, ठीक है? सबसे पहला एक को बोलेंगे पोलर वेक्टर, और एक को बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, ठीक है? तो पोलर वेक्टर कौन? वो वेक्टर क्वांटिटी जो ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। फोर्स एक्सेलरेशन का ही भाई है, एक्सेलरेशन फोर्स एक ही है। तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब सब कौन सा है? पोलर वेक्टर। इसका यूज होता है ट्रांसलेशनल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की। ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं? क्या होता है जी ट्रांसलेशनल मोशन? जो सीधा ऐसा चलता है, तो समझ पा रहे हैं? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जो चल रहा है सीधा। पंखा कौन सा मोशन में, फैन कौन से मोशन में? रोटेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल नहीं है। फैन चल नहीं रहा है, फैन घूम रहा है ना? फैन चलता नहीं, फैन घूमता है। और कार घूमता नहीं है, कार चलता है। तो कार का मोशन कैसा है? ट्रांसलेशनल। और फैन का मोशन कैसा है? रोटेशनल। जब मोशन स्टार्ट करेंगे तो उस बातों पे ध्यान देंगे, पर अभी समझ लीजिए ट्रांसलेशनल मतलब जो ऐसा चले, आगे जाए, है ना? एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशनल मोशन को। ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल मोशन, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हम याद ही कर लेंगे, फिजिक्स में 5-6 ही है अपने सिलेबस में, ठीक है? कौन कौन है? पहली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल किसी को याद है? थीटा, एंगल। तो एंगल अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो रेशियो है ना, आर्क बाय रेडियस, है ना? पर बहुत छोटा सा एंगल को हम वेक्टर मानते हैं। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका पहला याद रखेंगे, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कैलकुलस के समय हमें समझ में आ गया, वेरी स्मॉल को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी लगा दिए मतलब वेरी स्मॉल। इसका दूसरा एग्जांपल, अब सब लगाते जाइए, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा लिखते हैं, थीटा एरो लगाना लगा दीजिए। तीसरा क्या हो गया? अब जो भी एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल किसी को याद है? एक बात बताओ, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है?
या लीनियर एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल, सर्कुलर मोशन में लगता है, कुछ याद आया? वो कैसा है, लीनियर है या एंगुलर है? लीनियर है वो। एंगुलर अल्फा होता है, अल्फा जो ओमेगा को चेंज करे, जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज करे वो ना एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी तो नहीं चेंज करता, वो तो बस डायरेक्शन को, तो अल्फा इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, इसके बाद फोर्स आएगा। तो चौथा एंगुलर फोर्स का नाम होता है टॉर्क। टॉर्क एक फोर्स है, चाहो तो एंगुलर फोर्स लिख सकते हो, इसका सिंबल टॉ होता है। ठीक है, फोर्स के बाद एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आई से रिप्रेजेंट कर, एल से, सॉरी आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। ठीक है, तो मुझे तो अभी ये 5 क्वांटिटी याद आ रहा है, और भी कुछ होगा तो आ जाएगा, अपने सिलेबस में यही 5 है मोटा मोटी। ठीक है, तो ये 5 जो है ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये एक्सिस के अलोंग लगता है। एक्सियल वेक्टर वो है जो जब भी रोटेशन होगा तो कोई एक एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसी के अलोंग लगेगा ये। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट समझ गए। इसकी दूसरी पॉइंट समझिए, एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे समझो एक बॉडी है, ये ऐसा घूम रहा है, मान लीजिए बॉडी ऐसा घूम रहा है, तो इसमें टॉर्क लग रहा है तभी तो घूम रहा है, या इसमें एंगुलर ओमेगा तो है, कम से कम मान लो ओमेगा तो है, तो इसका ओमेगा किस डायरेक्शन में? आंसर इसकी ओमेगा इधर कुछ है, इसी एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा है। अगर ये ऐसा घूम रहा है तो इसका ओमेगा देखो राइट हैंड रूल से निकालते, जिधर घूमता है फिंगर को ऐसा घुमाओ जैसे मैग्नेटिक फील्ड में करते थे, और थंब दे देगा इसकी डायरेक्शन, तो थंब ऊपर की तरफ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर कोई मान लो ऐसा घूम रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो ऐसा घूम रहा है, तो इसका किधर जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे पर कहां? एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो इसका इस डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन समझ पा रहे हैं? इसको देते हैं राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड कर्व रूल से। क्लियर है ना? तो जब रोटेशन पढ़ेंगे तो उस बात को और डिस्कस करेंगे हम लोग, पर अभी क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में ये समझ जाइए, एक्सियल वेक्टर जो है वो वहीं पर आता है जहां पर एक्सिस होता है, और एक्सिस कहां आएगा? रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में। तो जहां पे रोटेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो वेक्टर यूज होगा वो सब एक्सियल वेक्टर है। यही मेनली 5 एग्जांपल है, और उसकी डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता है, एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करता है, मतलब डायरेक्शन होता है। क्लियर है ना? ओके। पोलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पोलर तो जो ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल जो हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका सिंबल एस होता है, वेलोसिटी इसका सिंबल v होता है, फोर्स इसका सिंबल F होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखो इसका कोई फिक्स, आप एक्सिस बनाते समय ये करते हो कि यहां से स्टार्ट करें या यहां से करें, कहीं से कहीं तक खींच देते हैं। यहां कोई एक्सिस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं, हमें सिर्फ दिखाना होता है ये लाइन पर एक्सिस है, अभी लाइन इतना दिखाओ, इतना बड़ा दिखाओ। पर फोर्स में मैंने क्या बताया, यहां पर लेंथ मैटर करेगा, है ना? यहां पर एक होगा फिक्स स्टार्टिंग और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा कि हाँ एक फोर्स है इस पॉइंट पे लग रहा है ना, या इस पॉइंट की ओर लग रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे गया, ऐसा बोल के। यहां पर एक पॉइंट होता है, यहां से यहां तक वेक्टर है। यहां पर ऐसा नहीं है, ये जो आप बनाए हैं एंगुलर वेलोसिटी यहां से यहां तक है या यहां से यहां तक, ऐसा नहीं हम बता सकते, इसकी डायरेक्शन ये बता रहे।
क्लियर है मेरी बातें? चलिए, तो देखो ये तो एक तरीके से क्लासिफाइड किया, ऐसे ही वेक्टर को कई तरीके से हम लोग क्लासिफाइड करते जाएंगे। आइए फिर से हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं वेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मूव हो नेक्स्ट पे। क्लियर है ना सभी के लिए? ठीक है, किसी का बाकी है जल्दी से कंप्लीट करें। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। फिर से इसी तरीके से हम बोलेंगे वेक्टर दो टाइप का हो सकता है। मैथ में इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोग किए होंगे, जिनका मैथ होगा, और जिनका मैथ नहीं है वो फर्स्ट टाइम देखें तो। एक को बोलते हैं लोकलाइज वेक्टर या फिक्स वेक्टर। मैथ में लोकलाइज बोलो, फिक्स बोलो, या लोकलाइज, लोकलाइज्ड वेक्टर। और एक होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, फिक्स वेक्टर क्या होता है ना, उसका इनिशियल पॉइंट एकदम फिक्स होगा, उसको हिला डुला नहीं सकते हैं, यानी उसको अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। पर फ्री वेक्टर जो है हम लोग जो यूज करते हैं ज्यादातर, वो फ्री वेक्टर ही होता है, कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बेसिक अंतर यही है। तो फ्री वेक्टर मतलब कैन शिफ्ट। फ्री वेक्टर ऐसा है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, कैन शिफ्ट एनीवेयर, उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर उसका भी रूल है कि उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। कैन शिफ्ट एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन, यानी ओरिएंटेशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। लेंथ का मतलब हो गया यहां पर मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए, अब इस वेक्टर को मैं उठाकर यहां पे भी ले जा सकता हूं, ये वेक्टर को उठाकर यहां पे भी ले जाऊंगा, यहां पे भी ले जाऊंगा, दुनिया में कहीं भी इस वेक्टर को ले जा सकते हैं। पर कंडीशन है, ले जाते समय बहुत ही आराम से ले जाइए, मतलब उसका लेंथ नहीं बदले, ये इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहे, और इसका एरो इधर है तो इसका एरो इधर ही रहे। तो ये वेक्टर को यहां से यहां भी ले गए, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिए, इसी को बोलते हैं शिफ्ट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? फिर इससे आपको कभी और जरूरत है तो यहां से उठाकर आप अपना घर भी ले जा सकते हैं, पर ले जाते समय रास्ते में इसका लेंथ नहीं बदलेंगे और ना इसकी डायरेक्शन बदलेंगे। क्लियर है मेरी बातें? लोकलाइज वेक्टर जो होता है फिक्स वेक्टर, उसके साथ ये हरकत नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते। तो कैन नॉट शिफ्टेड, सिंपल, कैन नॉट शिफ्टेड। ऐसी वेक्टर जिसको शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है या एंड पॉइंट फिक्स होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में। इसका एग्जाम्पल है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अच्छा पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो भी यहीं पे सीख जाइए अच्छे से। टाइप्स ऑफ वेक्टर मुझे समझाना ही था। पोजीशन वेक्टर याद करो, पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसी वेक्टर जो पोजीशन को इंडिकेट करे, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और उसका रूल है कि वो हमेशा स्टार्ट ओरिजिन से ही होगा। ठीक है, तो उसका एंड फिक्स, स्टार्टिंग फिक्स हो गया ना, तो पोजीशन वेक्टर बोलते किसको है? व्हिच रिप्रेजेंट पोजीशन, जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, है ना। अब ये इसमें दूसरा पॉइंट जो है बहुत काम का है। दूसरा पॉइंट है ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको अब यहां से वहां नहीं ले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा।
इसको यहां से वहां नहीं ले जा सकते हैं। जैसे समझिए, ये मान लो आपका x है, ये आपका y है, ये कोई पोजीशन है दुनिया में जिसका नाम a दिए, पर ये कहां पे आप कैसे दिखाओगे वेक्टर में, तो आप बोलोगे ये ओरिजिन है 0,0, यहां से यहां हम एक वेक्टर बना देंगे। अब ये स्टार्टिंग और ये एंड है, यानी यहां पर हेड रखेंगे, तो ये फिक्स है। अब इसको इधर उधर नहीं घुमा सकते, ये नहीं इसको उठाकर यहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे तो इसका पोजीशन ही चेंज हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तो वेक्टर का काम ही है इस पोजीशन को बताना। अगर इसको उठाकर यहां ले गए तो आप तो इसका पोजीशन ही चेंज कर दिए ए का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए इसको मूव करना अलाउड नहीं है, ये जीवन भर यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर ही बना इस पोजीशन को बताने के लिए। अगर इसको यहां से शिफ्ट करके यहां लेकर चले गए, ये पोजीशन का क्या हुआ? समझ पा रहे? आप बोल रहे हो कि ये पोजीशन यहां से यहां चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई पार्टिकल यहां से यहां जा सकता है तो हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, उस एक नया वेक्टर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और पोजीशन तो यही रहेगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही है, इसको आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए बोल दे रहे हैं, आर ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मान लो एक पॉइंट यहां पे है, कोई ये पोजीशन है बी, मुझे इसकी पोजीशन वेक्टर दिखाना है, तो यहां से ऐसा दिखाएंगे, ये हो गया हमारा आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो इसको इनिशियल पॉइंट अब नहीं चेंज कर सकते, इसको ऐसा घुमाना फिराना अलाउड नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? मैं यहां लिख दे रहा हूं, आर ए क्या है? आर ए हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऑफ ए। इसी तरीके से आर बी क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए वेक्टर को अभी तक दो तरीके से क्लासिफाइड कर दिए। एक बार वो घूम फिर सकता है या नहीं घूम फिर सकता है, मतलब फ्री वेक्टर। और घूमने फिरने का एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है जी? उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है और उसकी लेंथ चेंज, अरे बोलो ना, लेंथ चेंज नहीं करना है ना, ये उसका लिमिटेशन है। पर दुनिया में हर वेक्टर ये ऐसा नहीं है, कुछ वेक्टर है जो अपनी ओरिजिन से ही शुरू होगा, क्योंकि उसका पर्पस ही है सिर्फ पोजीशन बताना, तो उसको ऐसा नहीं घुमाएंगे, मतलब उसकी जगह ही बदल दी, उसकी पोजीशन ही बदल गया। आइए, ऐसे बहुत सारे टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग इन जनरल 2 4 5 वेक्टर की बात करेंगे। इक्वल वेक्टर क्या होगा? जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू सेम होगा उसको इक्वल बोल देंगे, है ना। निगेटिव वेक्टर क्या होगा? ऐसा करके बस 5 मिनट दीजिए टाइम, मैं ना टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर देता हूं, फिर कल हम लोग एडिशन शुरू करेंगे वेक्टर का। ठीक है, आइए, आई होप आपका हो गया, जिनका नहीं हुआ जल्दी से कंप्लीट करें। नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब जनरली ऐसे ही वेक्टर जाते हैं, कुछ कुछ अलग अलग वेक्टर का नाम, जैसे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? अगर दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड भी हो और सेम डायरेक्शन हो तो वो इक्वल वेक्टर। इसमें बस एक पॉइंट समझना है, सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जाम्पल मुझे दिखाना हो तो दो वेक्टर लिया, मानो ये ए, बताइए दोनों का, ओहो ये बी, बताओ ए और बी वेक्टर का हेड किधर है? ईस्ट की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन ईस्ट हो गया, और दोनों का लेंथ सेम है यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ए और बी जो है ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। यहां पर हो गया, यहां पर हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। ठीक है ना?
आइए और भी हम लोग देखते हैं। तो इक्वल का एक उल्टा भी तो होगा, अपोजिट या निगेटिव वेक्टर, या इसी बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल या निगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा? आंसर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। तो सेम मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा हो? जस्ट अपोजिट हो। जैसे देख लो, फिर से बना लीजिए। मान लो ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है। अब दोनों का लेंथ सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, पर एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, तो दोनों अपोजिट वेक्टर हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया। ये हो गया ए, ये मान लो है बी। हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। अभी माइनस मत लगाओ, अभी तो इसकी वैल्यू इधर दिखा दी है, तो हाँ लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव ऐसा भी लिख सकते हैं, और हम ये भी नीचे लिख सकते हैं ए एन बी आर अपोजिट वेक्टर। अच्छा, तो इस दोनों में आप देखिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी था। यहां पर भी सेम मैग्नीट्यूड और यहां पे भी सेम मैग्नीट्यूड, पर कई बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन सेम होगा। तो इसके लिए हमने अलग से नाम रखा है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अलग हो और डायरेक्शन सेम हो, है ना। तो इसमें बोल देंगे सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। जैसे देख लीजिए, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ए एंड बी बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड ईस्ट ओनली, बट एक की लेंथ ज्यादा है यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड है, और दूसरी की लेंथ कम है यानी कम मैग्नीट्यूड है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ए एन बी आर पैरेलल वेक्टर। आइडिया क्या है? आइडिया इज दोनों देखने में कैसा लग रहा है? एक दूसरे के पैरेलल, इसीलिए इसको बोल देते हैं पैरेलल वेक्टर। क्लियर है ना? एक और देख लो, इसका वाला उल्टा, उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कैसा? मान लीजिए ए इधर है, बी की डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यू डिफरेंट है, तो डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। ठीक है, इसमें बोल लेंगे डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, है ना। इसमें लिख सकते हैं ए एन। अच्छा, ए बी निगेटिव वेक्टर है क्या? नहीं, निगेटिव नहीं, वैल्यू अलग अलग है ना। निगेटिव होने के लिए वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे 5 का निगेटिव नंबर -5, तो वैल्यू तो दोनों 5 है ना, तब तो निगेटिव होगा। 5 का निगेटिव नंबर -2 नहीं बोल सकते। तो ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। ठीक है,
ऐसा करो, आज यहीं तक रहने दे, एक दो और है, कोलिनियर, कोप्लानर, ये सारी चीजें अगली क्लास 5 मिनट बात कर लेंगे वेक्टर पे, और फिर हम लोग शुरू कर लेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो अगली क्लास पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अपनी बुकलेट में क्वेश्चन भी है, कम ही क्वेश्चन है पर है 20 के आसपास क्वेश्चन होगा, तो आप सॉल्व करें। आज पढ़िए, आज जाकर बुकलेट पढ़िए। बुकलेट में देखो यहां पर है जी, क्या ऐसा वाला यंत्र है आप लोग के पास? हाँ, उसमें ऐसा वाला पेज निकालेंगे, पेज 69, घर पे जाके रीड आउट कर लीजिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप बुक पढ़ के ही, है ना। वेक्टर मान लो, सिर्फ वेक्टर का थ्योरी बताने में 2 क्लास लग जाएगा, तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बातें था वो आपके साथ डिस्कस कर दिया। पर एक बार आप कोशिश करें, अगली क्लास पूरा वेक्टर थ्योरी पढ़ के आइए, फिर आपको भी मजा आएगा। और आदत डालिए कि जो भी टॉपिक होने वाला है अपनी बुकलेट से एक बार पढ़ कर आए। बातें समझ पा रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं समझ कर आओ, सब आप ही कर लोगे तो मैं क्या करूंगा, पर पढ़ के आइए। जस्ट ऐसा समझो कुछ चाइनीज लिखा हुआ है, आप ऐसा एक बार ऐसा करके पर, है ना, एक बार देख कर आए अच्छे से, भली भांति। जो भी समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए और अच्छी बात है, पर एक बार ना पढ़ कर आएंगे, है ना। चलिए अगली क्लास हम लोग इसके आगे करेंगे।